नमस्कार, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आर्ट्स क्लासेस परिवार में। मैं रजनीश कुमार। जैसा कि आपको पहले बताए थे कि 22 अक्टूबर से जो है हम लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है, ओनली ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन क्लास। तो आज हम लोग जो है 22 तारीख है और आज हम लोग उससे शब्द के अनुसार या कहे अनुसार हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास को लेकर के आ चुके हैं। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अगर ऑनलाइन क्लास करना है ऑल सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स संबंधित या हिंदी संबंधित जितने भी ऑनलाइन क्लास आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे करना है, तो आप लोग जो है द आर्ट्स क्लासेज जाकर के प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे और प्ले स्टोर से सर्च करके मात्र 99 रुपया पे करके आप लोग चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ सकते हैं। आज हम लोग को बहुत ही साधारण और कह सकते हैं ना कि एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोगों के लिए एक पोल साइंस का यानी पॉलिटिकल साइंस का जो है हम एक कुछ सवाल लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों की यह बात बता सके। आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लास जुड़ने के साथ ही अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमको ऑफलाइन के तौर पे भी हमको क्या किया जाए, नोट्स प्रोवाइड कराया जाए, तो वो भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहे तो आकर के कोचिंग संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज हम लोग कुछ विशेष जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो कुछ विशेष टॉपिक है उस पर चर्चा करें। चलिए क्लास को शुरू ध्यान से सुनेंगे, सबको ध्यान से सुनिएगा कि शीत युद्ध कैसी लड़ाई है। पहला ऑब्जेक्टिव का सवाल है शीत युद्ध कैसी लड़ाई है। शीत युद्ध, तो शीत युद्ध विचारधारा की लड़ाई है। क्या है? विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। शीत युद्ध कैसी लड़ाई है, तो शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें युद्ध तो नहीं होता पर युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद पूरे विश्व जो है दो भागों में बढ़ जाता है। पूरे विश्व कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक होता है सोवियत संघ का पक्ष, दूसरा होता है अमेरिका का। अमेरिका ने अपने विचारधारा को बढ़ाने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए नाटो नामक सैन्य संगठन का निर्माण किया, जबकि सोवियत संघ जो है अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए वर्षा संधि का निर्माण किया। हमारा सवाल है कि शीत युद्ध कैसी लड़ाई है। बाबू जी एक बात याद रखना, शीत युद्ध जो है विचारधारा की लड़ाई। कैसी लड़ाई है? विचारधारा की लड़ाई। शीत युद्ध कैसी लड़ाई हो गई? विचारधारा की लड़ाई। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध कैसी लड़ाई हो गई? तो विचारधारा की लड़ाई। ठीक है, शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? तब आपको हमने पहले बताया कि शीत युद्ध की शुरुआत जो है 1945 यानी 1945 से विश्व जो है दो खेमों में बढ़ जाता है। ठीक है, दो खेमों में बढ़ जाता है और वहीं से जो है विचारधारा की लड़ाई की शुरुआत होती है। तीसरा क्वेश्चन जो है, शीत युद्ध की शुरुआत किन दो देशों के बीच हुआ? तो शीत युद्ध की शुरुआत जो है दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुआ था, सोवियत संघ। एक तो अमेरिका था और दूसरा जो था वो कौन था? सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। चलिए अगला जो सवाल आता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध बाबू 1914 में हुआ और यह 1918 तक रहा। 1918। ठीक है, और सवाल करेगा कितना बरस चला? तो 4 बरस चला और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 37 देशों ने भाग लिया था। चलिए 5 नंबर सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आपको कब हो गया? 1918। 1918 में। चलिए अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? आपको पता है कि द्वितीय विश्व की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत बाबू 1939 में हुई थी और इसकी जो समाप्ति है वह 1945 में हुई थी। और 1939 से 1945 अगर हम देखते हैं तो ये 6 वर्षों तक चला था, जिसमें 61 देशों ने एक दूसरे के आमने सामने थे। प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा द्वितीय विश्व युद्ध अधिक विनाशकारी था क्योंकि इसमें समय भी ज्यादा था और इसमें देशों की संख्या भी अधिक थी। अगला सवाल आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व कितने भागों में बढ़ जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरे विश्व दो भागों में बढ़ जाता है। मान लेते हैं ये क्या है? ये विश्व है। ठीक है, और 1945 के बाद ये दो भागों में बट गया। एक का नाम पड़ गया अमेरिका, दूसरा का नाम पड़ गया सोवियत संघ। क्या हो गया बाबू? सोवियत संघ। और विश्व जो है 1945 के बाद से दो ध्रुवीय हो जाता है। दो ध्रुवीय मतलब दो भागों में बट जाता है। सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व कितने भागों में बट गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व दो भागों में बट गया।
चलिए, द्वितीय विश्व के बाद पूरे विश्व कितने भागों में बट गया? 2। कितने भागों में बट गया? 2। एक का नाम क्या हो गया? अमेरिका, दूसरा का नाम क्या हो गया? सोवियत संघ। दूसरा का नाम क्या हो गया? सोवियत संघ। बस भाई साहब, आप लोग कितना देर प्रत्येक दिन 30 मिनट ध्यान से पढ़िएगा, ओनली 30 मिनट। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का लेवल देखिएगा आप कहां से कहां पहुंच गए। बस ध्यान से 30 मिनट पढ़। अगला सवाल है, 9 नंबर सवाल आता है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक संगठन बनाया? तो अमेरिका ने अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए, या कह सकते हैं कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, नाटो नामक सैन्य संगठन बनाया। क्या बनाया बाबू? नाटो नामक सैन्य संगठन बनाया। क्या बनाया? नाटो नामक सैन्य संगठन। सवाल अगर पूछता है नाटो नामक सैन्य संगठन, चलिए, नाटो, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949। 11 नंबर का सवाल है कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी। नाटो की स्थापना कब हो गई? तो 4 अप्रैल 1949 को। चलिए, प्रारंभ में नाटो में देशों की संख्या कितना था? जब ये नाटो का निर्माण हुआ था बाबू, तो इसमें प्रारंभ में जो देश थे वो आपको कितने मिलेंगे? तो 12 देश थे। ठीक है, कितने थे? 12 थे। लेकिन वर्तमान में कितना हो चुका है? 30 हो चुका है। वर्तमान में कितना हो चुका है? 30 हो चुका है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो सवाल आता है, तो 13 नंबर का सवाल था। अब जो अब अगला सवाल आता है, अगला जो सवाल आता है, ये 14 नंबर सवाल आपका होगा कि नाटो किस विचारधारा पर आधारित? नाटो किस विचारधारा पर आधारित था? तो नाटो जो है वो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित था। किस विचारधारा पर आधारित था? पूंजीवादी विचारधारा। जब विश्व देख दो खेमों में बट जाता है, आप एक बात बताइए, जब दो दुश्मन आमने सामने होंगे तो एक दुश्मन अगर किसी प्रकार का कोई अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए किसी प्रकार का कोई कदम उठाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा दुश्मन है वह भी क्या करेंगे? इसी प्रकार की क्रिया को करने का कार्य करेंगे। आप बेहतर समझ रहे हैं। चलिए, तो नाटो किस विचारधारा पर आधारित है? तो पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है। 15 नंबर सवाल है कि सोवियत संघ ने कौन सा संधि संगठन बनाया? ठीक है, तो सोवियत संघ ने भी वर्षा संधि संगठन बनाया, वर्षा संधि का निर्माण। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आता है कि सोवियत संघ ने वर्षा संधि कब बनाया? तो सोवियत संघ ने वर्षा संधि का निर्माण 1955 में किया। कब किया बाबू? 1955 में किया। चलिए, 17 नंबर सवाल जो आता है, वर्षा संधि किस विचारधारा पर आधारित है? तो वर्षा संधि बाबू या सोवियत संघ किस विचारधारा पर आधारित है, या उनकी विचारधारा क्या थी? तो साम्यवादी विचारधारा थी। वर्षा संधि का विचारधारा क्या था? साम्यवादी विचारधारा। 18 नंबर जो सवाल आता है आपके लिए, वर्षा संधि में कितने देश शामिल थे? तो वर्षा संधि में बाबू जो है ना, आपको 15 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 15 देश शामिल थे। चलिए, आपको बता दें, अगला जो प्रश्न आता है वो आपके लिए, आपका जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पंचशील समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता किनके किनके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में हुआ था। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हो गया पंचशील। पंचशील पंचशील समझौता कब हुआ? तो हम आपको एकदम बता देते हैं, 1954 में हुआ। किनके किनके बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ। भारत की तरफ से पंचशील पर किसने हस्ताक्षर किया? तो भारत की तरफ से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, या माननीय प्रधानमंत्री जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि चीन की तरफ से किसने किया था? तो चाउ एन लाई ने किया था। किसने किया था बाबू? चाउ एन लाई ने किया था। चलिए, तो भारत की तरफ से पंचशील समझौता पर भारत की तरफ किसने हस्ताक्षर किया? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करने का काम किया था। जबकि 22 नंबर सवाल आता है कि पंचशील समझौता पर चीन की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? तो चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर करने का काम किया था। चाउ एन लाई ने हस्ताक्षर किया। जो 23 नंबर सवाल आता है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? 1961 में बनाई गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो आपको बता दें कि 1961 में
बर्लिन की दीवार बनाई गई जो 150 किलोमीटर लगभग लंबा था। कितना किलोमीटर लंबा था? जो 150 किलोमीटर। सवाल आपका 24 नंबर है, बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? तो 150 किलोमीटर लंबी थी। चलिए अगला प्रश्न के चलते हैं। अब सवाल जो आता है आपका कि जर्मनी के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार था? जर्मनी के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार था? चलिएगा आपको हम बताते हैं कि एक सवाल आता है कि पूरब बनाम पश्चिम का संबंध किस युद्ध से है? पूरब बनाम पश्चिम का संबंध किस युद्ध से है? तो शीत युद्ध से मानी जाती है। किस युद्ध से मानी जाती है? तो शीत युद्ध से मानी जाती है। तो चलिए जर्मनी के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार था? तो सोवियत संघ का अधिकार था। फाउंडेशन बैच में हम सभी बच्चों को बताया भी है कि किस तरह इसका पूरा जो है ना हम एकदम स्ट्रक्चर बना करके बताए थे कि किस तरह से क्या था। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो विशेष तौर पर उतना ही समय देना है। चलिए जर्मनी के पूर्वी भाग पर किसका अधिकार था? तो सोवियत संघ का अधिकार था। जर्मनी के पश्चिमी भाग पर था, जाहिर सी बात है कि दो महाशक्ति थे, एक तरफ पूर्वी हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? अमेरिका का पश्चिमी पर अधिकार हो जाएगा। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किस युद्ध से है? तो शीत युद्ध से। चलिए बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी और ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह हो गया। सवाल 28 नंबर है, शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह क्या है? शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह क्या है? तो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बाबू बर्लिन की दीवार को खड़ा किया जाना है। बर्लिन की दीवार को खड़ा किया जाना। चलिए इसके अलावा जो है 29 नंबर आपका सवाल आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष को? सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और पढ़ने का काम करेंगे। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो क्यूबा एक छोटा सा प्रायद्वीपीय एक द्वीप है, द्वीप पर बसा एक क्षेत्र है, ठीक है, जो सोवियत संघ के खेमे में था और इस पर जो है क्या होता है, क्यूबा मिसाइल संकट की उत्पत्ति 1962 में होती है। ये फाउंडेशन बैच में आपको पूरी तरह से बताया गया है। चलिए अब 30 नंबर सवाल है कि पंचशील का उल्लंघन किसने किया? तो भाई साहब पंचशील का उल्लंघन जो है चीन ने किया था और कब किया था? तो 1962 में। 31 नंबर का सवाल आपको मिलेगा, पंचशील का उल्लंघन चीन ने कब किया था? तो 1962 में किया। और चीन ने ही 1962 में भारत पर अतिक्रमण करके भारत का एक भाग है जम्मू कश्मीर, आप कह सकते हैं ना कि लेह लद्दाख वाला जो पार्ट आता है वह उसके 10% भाग पर, यानी कश्मीर के 10% भाग पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आता है, तो 10% भाग पर उसने अधिकार करने का कार्य किया। चलिए चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 में किया। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? तो आपको बता दें कि युद्ध की दृष्टि से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसे तो 4 युद्ध हो चुके हैं, 4 युद्ध हो चुके हैं। एक होता है 1947 में ही आजादी के बाद ही के लेकर कश्मीर को लेकर के हो जाता है, एक हिंसक झड़प रूप में उसको दिखाया गया है। दूसरा होता है 1965 में, तीसरा होता है 1971 में, चौथा होता है 1999 में। चौथा क्या होता है बाबू? 1999 में होता है। चौथा कब होता है? 1999 में। सवाल हमसे पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध अगर दे रहा है ना, तो एक बात समझ लीजिए, पहला युद्ध दे रहा है जब हम लोगों का, तो हम अगर यहाँ पर 47 लगाते हैं तो ये एक झड़प है, ये युद्ध के तौर पे हम लोग नहीं देखेंगे, इसीलिए 47 ना पा करके हम पहला युद्ध 65 को ही लगाने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे तो युद्ध आपको 4 बार देखने को मिल चुका है। चलिए 34 नंबर जो प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब होता है बाबू? तो दूसरा युद्ध अगर देखा जाए तो 1971 में, क्योंकि इसको तो हम लोग एक ऐथिक के रूप में हटा देते हैं, एक झड़प के रूप में हटा, खासतौर पे व्यापक तौर पे युद्ध न होता है। चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब होता है? तो 1971 में होता है, 1971। चलिए 35 नंबर जो सवाल है आप देख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध कब होता है? तो आपको हमने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध कब होता है? तो 1999 में होता है, जिसको हम कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। कारगिल दिवस जो है ना 26 जुलाई को हम लोग मनाते हैं। 26 जुलाई को हम लोग जो है ना कश्मीर पे अपने या कारगिल पर हमने क्या किया था? तो अपने झंडा को फहराने का कार्य किया। चलिए तो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध कब हो गया बाबू? 1999 में, जिसको हम कारगिल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, कारगिल के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। चलिए 36 नंबर सवाल है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। चलिए 37 नंबर है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पहले तो अलग था ना, वो सोवियत संघ में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। 38 नंबर सवाल है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। चलिए 39 नंबर, कांग्रेस के विभाजन के साथ कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाता है, कांग्रेस सिंडिकेट और कांग्रेस आई। यहाँ सवाल है 39 नंबर,
सिंडिकेट का अर्थ क्या होता है? तो ताकतवर नेता के समूह, यानी कांग्रेस के अंदर ताकतवर नेताओं के समूह को क्या कहते हैं? सिंडिकेट कहते हैं। ताकतवर नेताओं के समूह को क्या कहते हैं? सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, 40 नंबर सवाल है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 1974 के बीच बताई जाती है। 1969 से 1974 के बीच बताई जाती है, यानी उनकी अवधि क्या थी? 1974 से 1974। चलिए 41 नंबर सवाल है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो ये गरीबी हटाओ का नारा बाबू आपको इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? इंदिरा गांधी ने दी थी। सोनिया गांधी मत लगाइएगा, इंदिरा गांधी ने दी। और कब दी थी? तो 1971 में दी। 42 नंबर आपका सवाल था, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा कब दी? 1971 में। अगला जो सवाल आता है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? तो बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। 1971 के बाद इसको जो है ना बांग्लादेश नाम पड़ा। ठीक है, बांग्लादेश को पहले किस नाम से आता था? तो आपको 44 नंबर सवाल है, तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम। चलिए अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इंदिरा गांधी का जन्म जो है, यानी 45 नंबर सवाल मिलेगा आपको। इंदिरा गांधी का जन्म 1917 और 1984 में इनकी क्या होती है? निधन होती है, यानी हत्या होती है। कह सकते हैं कि 1917 से 1984 के बीच इनका जीवन काल माना जाता है। चलिए 46 नंबर सवाल आता है, बांग्लादेश के राष्ट्रगीत का नाम क्या है? तो बाबू अमार सोनार है। अमार सोनार जो है ना बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है और इसको जो है ना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखने का काम किया था। चलिए 47 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो इंदिरा गांधी की मृत्यु जो है 1984 में होती है। 48 नंबर सवाल है, अमार सोनार की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पुस्तक की रचना के लिए? तो आपको गीतांजलि, यानी ये आपको 49 नंबर सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में। जबकि 50 नंबर सवाल है, किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है? भाई साहब गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ पूजा। फिर मिलते हैं अगले दिन फिर से ऑनलाइन क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।